नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यह तो तगड़ा खेला हो गया गुरु नेपाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाली सुशीला कार्की नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। नाम कई सारे चल रहे थे, शाह का नाम चल रहा था, इसके अलावा एक एनजीओ के प्रमुख का नाम चल रहा था, कुछ लोग यूट्यूबर का भी नाम चला रहे थे, तो नाम कई सारे चल रहे थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अंतिम मोहर जो लगी वो सुशीला काकरी के ऊपर लगी। सुशीला काकरी के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन खेल तगड़ा क्या हुआ है? तगड़ा खेल ये हुआ है कि जो प्रधानमंत्री था अब तक, केपी शर्मा ओली ने कहा है कि अगर मैं भारत से पंगे नहीं लेता तो मुझे सत्ता से नहीं हटाया जाता। यानी कि भारत ने केपी ओली को सत्ता से हटाया है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, चाइनीजों ने सबसे पहले पाकिस्तानियों को एक चूरन दिया। चूरन क्या दिया कि तुम्हारे यहां बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था, इस सब चीज की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन भारत है। ठीक, ये चूरन चाट चाट के पाकिस्तानी लंबे समय तक विरोध करते रहे। और यही चूरन चाइनीजों ने नेपाल को दिया कि तुम्हारा असली दुश्मन जो है ना गुरु, वो भारत है। अब कम्युनिस्टों की सत्ता, और कम्युनिस्टों की सत्ता, सारे कम्युनिस्ट ही बने, चाहे इधर वाला आके बन जाए चाहे उधर वाला आके बन जाए। वो हमेशा कंफ्यूजन रहती थी कि कौन साथ में है कौन अपोजिशन में है। नेपाल में 17 साल की डेमोक्रेसी में एक पता ही नहीं चला किसी को कि नेपाल को मिला क्या अल्टीमेटली। 13-14 बार सत्ता बदली, सत्ता आई गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वही सब घूम घूम करके वही सब प्रधानमंत्री बनते रहे। तो केपी ओली ने क्या कहा, डायरेक्ट केपी ओली की बात ही समझते हैं, है ना। फिर उसके बाद आएंगे अंतरिम प्रधानमंत्री के ऊपर। सत्ता से बेदखल ओली के भारत विरोधी सुर, अयोध्या और लेपू लेख को फिर किया याद। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सत्ता से हटाए जाने के बाद भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि लेपू लेख विवाद और अयोध्या पर अपने रुख के कारण उन्हें पद से हटाया गया। अगर वह भारत को चुनौती नहीं देते तो सत्ता में बने रहते। क्या था, अयोध्या और लेपू लेख के रुख की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम पर उनका रुख, उसकी राजनीतिक कीमत मैंने चुकाई। ये क्या कहता था कि भगवान राम जो हैं वो नेपाली थे, भगवान राम अयोध्या के नहीं थे। अच्छा, इसके पास क्या प्रमाणिक ग्रंथ है किसी को नहीं पता। एक चीज ध्यान रखिएगा, केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट हैं, और वामपंथी और कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी धर्म को जानते नहीं हैं, लेकिन ये ज्ञान बहुत बड़ी बड़ी देते हैं धर्म के ऊपर। ये हकीकत है। प्रचंड था, वह भी ज्ञान देता था। कम्युनिस्ट ज्ञान 3-4 टाइप का बहुत देते हैं, इस बात को भी थोड़ा समझिएगा। एक बताएंगे कि सब में बराबर सब कुछ हो जाना चाहिए, और पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, ढिकाना नहीं होना चाहिए, शादियों में फजूल खर्चा नहीं होना चाहिए। तो प्रचंड ने एक प्रोग्राम चला दिया अपने देश के अंदर, नेपाल के अंदर, कि शादी में 2-4 लोग जाएंगे और 1 रुपए में शादी हो जाएगी, 2 रुपए में शादी हो जाएगी। खूब चला। लेकिन जब प्रचंड के पोती की शादी हुई तो अरबों रुपए खर्च किए गए, और 101 ब्राह्मणों को बुला करके वहां पे पूजा पाठ करवाया गया। यह भी एक बड़ा कारण था नेपाल में कि तुम दूसरे को ज्ञान देते हो, और जब सत्ता आई तो सत्ता के मद में तुमने होटल्स बनाए, दुनिया भर की चीजें बनाई, और खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। खैर, आते हैं वामपंथियों का तो बहुत क्रियाकलाप है, उस पर तो बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। खैर, जुलाई 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। ओली ने कहा, भगवान राम का राज्य अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पश्चिम में स्थित है। भारत ने एक विवादित अयोध्या का निर्माण कर दिया। किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये ओली सब जानता है ना। खैर,
फिर लेपुलेख के बारे में कह दिया। लेपुलेख के बारे में आप लोग जानते हैं कि उस पर बातचीत चल रही थी। अच्छा, इसने बयान कब दिया था ये भी ध्यान रखिएगा। एस जयशंकर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सचिव लेवल पे इस लेपुलेख को लेकर के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही थी दोनों पक्ष में। उसी समय सार्वजनिक बयानबाजी, जब दो देश किसी मसले पर बैठ करके बात कर रहे हो तो सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, परिपक्व तो है नहीं, ये सब सीताराम येचुरी के और चाइना के चेला थे। इन्होंने बयान दे दिया, बस वहीं से बात बिगड़ गई। फिर वो बातचीत कभी नहीं हो पाई। तो अगर केपी शर्मा ओली जो कह रहा है कि भारत ने मुझे सत्ता से बेदखल किया है, इस वजह से बेदखल किया है, तो यानी कि गुरु भारत बहुत ताकतवर है। तो जो भारत में बैठे हुए कम्युनिस्ट हैं, भारत में बैठे हुए जो कांग्रेसी हैं, विपक्षी हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ये क्यों मोदी जी को धमकी दे रहे हैं? अगर ये सब हुआ होगा तो उन्हीं के सारे पे हुआ होगा। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि केपी शर्मा ओली कोई मतलब नहीं, ओली कोली काम खत्म। सुशीला काकरी सॉरी कार्की पढ़ा जा रहा है। सुशीला काकरी आज नेपाल की अंतरिम पीएम बनेंगी। जन जन ने वर्चुअल मीटिंग में लगाई मोहर। ओली के ने नाम लिए बिना भारत को तख्ता पलट का दोषी बताया। अच्छा, ठीक बात है भैया। यहां पे भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस बीएचयू से पढ़ी हुई हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी इनका समर्थन किया। ठीक, बीएचयू टॉपर सुशीला काकरी नेपाल की एक्टिंग पीएम बनेंगी। पति दुर्गा प्रसाद ने प्लेन हाईजैक किया था। कभी किसी समय में इन्होंने कोयराला का प्लेन हाईजैक कर लिया था, उसमें कुछ पैसे वैसे थे, फिर उसके बाद उस प्लेन को छोड़ दिया गया। ये भारत में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और बनारस, जब भारत में इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी की सरकार में, तो इनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो इतना ही परिचय इनका काफी है इनके पत्नी। हालांकि ये लोग पॉलिटिकली जुड़े रहे हैं, नेपाली कांग्रेस से भी ये जुड़े रहे हैं, तमाम आंदोलन से जुड़े रहे हैं इनके पति, और ये नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और चीफ जस्टिस रही है ना। इनके खिलाफ भी इंपीचमेंट लाया गया था, इनके फैसलों के खिलाफ। हालांकि बड़ा तेज तर्रार मानी जाती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की बहुत तारीफ करती हैं। कल भी इन्होंने, जब इनका नाम चल रहा था, तब भी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किया। उन्होंने कहा कि उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को उनको बहुत पसंद करती हूं, मैं भारत को बहुत पसंद करती हूं। पॉलिटिकली कुछ भी हो, लेकिन भारत का रोटी बेटी का रिश्ता, इन्होंने तमाम बातें कही, हमारा धार्मिक रिश्ता, सारा रिश्ता है। इस बात को तो हम लोग भी 3 दिन से कह रहे हैं कि भैया राजनीति जो नेपाल की है ना, वो भारत और नेपाल के रिश्ते को, भारत और नेपाल के संबंध को जो है, ये वामपंथी चूरन चाट करके नहीं चलने वाली। हमारा धार्मिक, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, एक दूसरे की शादियां होती हैं, लोग आते जाते हैं बॉर्डर पे, धंधा होता है, बिजनेस होता है। भारत में 75 लाख के आसपास नेपाल के लोग रहते हैं, काम करते हैं। भारत की आर्मी में गोरखा रेजिमेंट ही बनी हुई है। हालांकि भारत में भी गोरखा लोग रहते हैं। नेपाली, हमारे यहाँ की 8वीं अनुसूची में जो 18 भाषाएं, उसमें नेपाली भी एक भाषा है। इस बात को भी जानिएगा। यही नहीं, भारत के आर्मी का जो चीफ होता है, वो पाकिस्तान का भी एक तरीके से क्या उसको कहते हैं, कह सकते हैं, ऑनररी भी होता है, लेकिन जैसे उसको भी वहां पे मान्यता मिली हुई है। और नेपाल का जो सेना प्रमुख होता है, उसको भारत में भी मान्यता मिली हुई है। इस बात को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। तो ये सब, ये नहीं है कि वामपंथी आया 10-5 साल में वो सब रिश्ते पिश्ते खत्म कर देंगे, नहीं। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पर। नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला काकरी आज देश के अंतरिम पीएम बनेंगी। कल आंदोलन में 5,000 जन युवाओं ने वर्चुअल मीटिंग की, उसमें इस नाम पर सहमति बनी। काठमांडू के मेयर भी इनके समर्थन में। उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है, जो देश के लिए एक चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को नया जनादेश देना है। वहीं नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने बिना नाम लिए तख्ता पलट के लिए भारत को दोष दिया। उन्होंने कहा कि राम नेपाल में जन्मे थे, और लेपुले काला पानी के बारे में मैं नहीं अगर कुछ बोलता तो, या अपने बयान से पीछे हट जाता, तो मेरी सत्ता बरकरार रहती और मैं लंबे समय तक सत्ता में रहता। अब जो काकरी जी हैं, ये क्या कहती हैं कि पीएम मोदी से प्रभावित हूं। इन्होंने गंगा की बात की,
नेपाल की पूर्व सीजीआई काकरी के मन में भारत को लेकर के क्या है, ये अखबारों में छपना शुरू हो गया है। पहली बार 17 साल में पहली बार किसी ने भारत के साथ गर्मजोशी दिखाई है, अच्छे संबंध की उम्मीद जताई है ना। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से के अपेक्षाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं, मैं उनको पसंद करती हूं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं, है ना। ये बीएचयू की मास्टर्स डिग्री की टॉपर रही हैं, 7 भाई बहन, और तमाम बातें इनके बारे में हैं। और इनके खिलाफ महाभियोग भी लाया गया, हालांकि वो महाभियोग टिका नहीं, बाद में वापस हो गया। 2012 में इन्होंने पूर्व सूचना मंत्री प्रकाश गुप्त को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी भी ठहराया था। डीजीपी की नियुक्ति वाले मामले में भी सरकार के फैसले बदलने के लिए इन्होंने बाध्य किया था। ये सब छोटा छोटा है। शास्त्रों में लिखा है, केपी ओली क्या कहता है, शास्त्रों में लिखा है भगवान राम भारत के नहीं नेपाल में जन्मे थे, मैं इस पर अड़ा रहा, अगर मैं इस मुद्दे से पीछे हट जाता तो मुझे और मौके मिलते और बहुत कुछ हासिल हो सकता था। चल भैया, तेरा भी दर्द है, समझ सकते हैं। एक बात और पूछी गई भारत और नेपाल के रिश्ते को लेकर के, उन्होंने कहा कि देखिए बर्तन जहां रहते हैं थोड़ी बहुत खटास आती है, लेकिन दो देशों के लोग मिलकर के नीति बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से सरकार संबंध अलग है, लेकिन नेपाल और भारत के लोगों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमारे कई रिश्तेदार परिचित हमारे बीच बहुत भारत में रहते हैं, हमारे बीच बहुत सद्भावना और प्रेम है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हैं, उन्हें भाई बहन मानती है। अब मोदी जी के बारे में जो कहा वो आप लोगों को पता ही है, मैंने बता ही दिया। एक और चीज है, उसको भी समझ लेते हैं। एक तेजस्वी यादव है नेपाल का, बिहार का, सॉरी ये कह रहा है कि नेपाल के नजदीक है बिहार, डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। इसको पता नहीं है, नवी फेल को, लालू पुत्र चारा चोर का बेटे को एक बात पता नहीं है कि बाबू तुम्हारे बगल में उत्तर प्रदेश भी है? उत्तर प्रदेश और भारत में किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है ना कि ये नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश वाले सपने देख ले। एक बार देख के देखो ना, जनता ही दौड़ा लेगी। और ये चुनाव हारने जा रहा है बिहार का। ये जो कलाकारी होती है ना आदमी की, जैसे मन बढ़ जाता है, मेहनत से तो कुछ मिला नहीं। अच्छा, मेजर पवन कुमार हैं, ये शौर्य चक्र विजेता हैं, इन्होंने बहुत सही लताड़ा है, तेजस्वी यादव सन ऑफ चारा चोर है ना। इसको भी लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ। लेकिन उससे भी मजेदार एक चीज, स्वीडन की एक एनजीओ ने एक रैंकिंग निकाली थी 2025 की, कि डेमोक्रेसी में रैंकिंग किसकी है। तो भारत की डेमोक्रेसी 100वें नंबर पे है और नेपाल की 55वें नंबर पे है। यानी कि भारत से डबल डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर है। जब 17 साल में 14 बार प्रधानमंत्री वहां बदल दिया गया, घूम घूम करके वही बन रहे हैं, तब ये एनजीओ स्विट्जरलैंड का निकालता है, ये निकालता है ना कि हैंगर इंडेक्स में, मतलब भूखों वाले इंडेक्स में श्रीलंका बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, और ये भारत को हमेशा नीचे दिखाते हैं, क्योंकि भारत सरकार इनको पैसा नहीं देती है कि तुम बढ़िया दिखाओ, है ना। मोदी जी जब से आए हैं सब खेला तमाशा बंद हो गया एनजीओ का। खैर, अच्छा, डेमोक्रेसी का क्या हाल है पता चल गया। इसने श्रीलंका की डेमोक्रेसी को भी अच्छा बताया था, और उस अच्छा बताया था भारत से। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को भी भारत से अच्छा बताया था। लेकिन उससे भी मजेदार बात है, एक और सोशल मीडिया पे आजकल सब प्रोफेसर बने घूमता है, नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी क्या कह रहा है, समझिएगा इसको। वीडेम ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, और जो नेपाल और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी है ना, वो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, नेपाल बांग्लादेश, बहुत बढ़िया है। ये सब बहुत मतलब जबरदस्त वाली चीज है। इसी को लोग पढ़ते हैं, लाखों लाख लोग इसको देखते हैं, नीचे लिखेंगे वाह ध्रुव भाई क्या बात बताई, वाह ध्रुव भाई तुम्हारे जैसा कोई नहीं। समस्या शिक्षा की है, समस्या अपने देश के दुश्मनों को पहचानने की है। देखिए, पॉलिटिकली आप खूब लड़िए पॉलिटिकली। मोदी से राहुल गांधी लड़े, राहुल गांधी से अखिलेश लड़े, सब लड़े, लेकिन एनार्की फैलाने की कोशिश करेंगे ना तो 75 साल में कभी नहीं फैला।
इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जब देश में लगा दी तब भी नहीं फैला, जेलों में लोगों को डाल दिया तब भी नहीं फैला। और इस देश में पहली वोट चोरी जो की थी वो इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली की थी, कोर्ट ने सजा दिया था। लोग इमरजेंसी को तो याद करते हैं ना। तो ये वाला सब नहीं चलेगा यार गुरु, मैं पहले बता दिया ना, मतलब कुछ सॉलिड मुद्दा लेकर के आओ। ये सब मुद्दे नहीं चलते, ये भारत है ना। यहाँ वो संजय राउत आ जाएगा, पुपेट कहेगा वो अच्छा, हर सत्ता परिवर्तन पर संजय राउत कहता भारत के लोग सजग हो जाएं। तुम एक बार करके देखो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भारत में, जनता घर तक छोड़ करके आएगी। और नेपाल का उदाहरण दे रहे हो ना, तो नेपाल में सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के लोग पिटे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है ना। जब बता रहे हो तो पूरी बात बताओ। तो खैर देखते हैं क्या होता है। सब कुछ अब शांत हो जाएगा नेपाल में, और अब तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए नेपाली भाई बहनों को, शांति रखनी चाहिए। अंतरिम सरकार उनकी चुन जाएगी, वो चुनाव कराएगी, बढ़िया चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ाइए, अपने देश को आगे करिए। भारत का हमेशा से समर्थन और सहयोग बना रहेगा नेपाली लोगों के साथ, क्योंकि हमारा रिश्ता धर्म से भी है, हमारा रिश्ता कर्म से भी है, हमारा रिश्ता पारिवारिक संबंधों से भी है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर आपको डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय